हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं फाउंडर चेयरमैन यूनाइटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन सरफराज हनीफ साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच सर। हनीफ भाई, आज सुबह जो है आपके और आपके साथियों के द्वारा जो है आज एक प्रोटेस्ट किया गया था। क्या था वो प्रोटेस्ट और क्या कुछ मुख्य मांगें थी उसमें? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा जो आज हमारी कॉल पे यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में आए और उन्होंने हमारा ताउन किया। कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने हमारे साथ अपने इंटरनल्स ग्रीवेंसेस को शेयर किया। हमें मालूम हुआ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो हमारा बुनियादी राइट है और ड्यूरिंग जॉब हम यही सोचते हैं कि जॉब करेंगे, सरकारी काम करेंगे, पूरी ज़िंदगी भर काम करेंगे और उसके बाद जो है हमें आखिर पे पेंशन मिलेगी, तो पेंशन से अपने बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब बात ऐसी है कि ये बुढ़ापे का सहारा नहीं, बुढ़ापे का एक किस्म से बताएंगे कि मुसीबत है। मुसीबत सर ये है कि नई पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम सर, हाँ, न्यू पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा नहीं, बुढ़ापे की मुसीबत है। तो बुढ़ापे की मुसीबत को बंद कराने के लिए हम आज यहाँ पर आए थे और हमने सरकार के सामने कुछ अपनी मुश्किलात रखी हैं, जो ये इस तरह से थी कि हमको पुरानी पेंशन बहाल की जाए तमाम मुलाजमीन की जो 2010 के बाद जॉब में आए हैं, सरकारी जॉब में आए हैं, सरकारी नौकरियों में जितने भी 2010 के बाद मुलाजमीन हैं, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो केएस लेवल से लेकर आईएएस लेवल कोई भी हो एम्प्लॉय, मैं सबकी बात करूँगा। और तमाम जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं सरकार तक इस बात को पहुँचाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस बात को फैलाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बात को मीडिया के ज़रिए से हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया जाए ताकि वो हमारी बात को समझें, हमारे दर्द को समझें और जो हमारी पीड़ा है इसको समझें। रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेंगे और लेके रहेंगे डंके की चोट पर। जब भी हमें आना पड़े हम सड़कों पर उतर आएंगे और नेक्स्ट के लिए मैं तमाम एम्प्लॉइज़ का जो है यूनाइटेड एम्प्लॉइज़ यूनियन की तरफ से और आल रेस्टोरेशन ऑफ आल पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से कॉल दूंगा कि नेक्स्ट जब भी हमारी कॉल होगी तो मेहरबानी करके हमारी आवाज़ को सुने, इस दर्द को पहचाने जो दर्द हम लेकर सड़कों पे उतरते हैं और ताकि हम सब की मांग जो मिली जुली मांग है वो पूरी हो सके। सर सरफराज भाई, ये जो एनपीएस है ये एक्चुअल में है क्या? लोगों को समझने में इतना समय क्यों लग रहा है? और बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं और उनको जो इस पेंशन के द्वारा जो है जो लाभ मिलना था, मतलब एनपीएस के अंदर जो लाभ मिलना था वो मिल रहा है और वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो भी आपके इन प्रोटेस्टों का हिस्सा बन रहे हैं। क्या है इसमें खामियां? सबसे बड़ी सर बात यह है कि हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हेड एंड टेल। अगर इस तरह से एनपीएस भी है, न्यू पेंशन स्कीम जो है ये 2010 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि आपने रिसेंटली द ट्रिब्यून का न्यूज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक टीचर है जो अभी रेडी चला रहा है और रेडी पर अपनी जो है मिठाइयाँ वगैरह बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। सारी ज़िंदगी उसने टीचिंग करवाई, सारी ज़िंदगी सर वो टीचर रहा है और उसके हाथों से कितने लोग बने होंगे, बिकॉज ए टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ नेशन। और टीचर ही वो चीज़ है जो आप जहाँ भी एम्प्लॉइज़ का कोई भी जथा, कोई भी एम्प्लॉय आपको मिलेगा तो वो टीचर के हाथ से निकला हुआ होगा, चाहे टीचर कोई कद का छोटा क्यों ना हो, लेकिन टीचर होता है सर। और टीचर मैंने बताया कि कौम का एक मेमार होता है, तो कौम के मेमारों को ही अगर बीमार कर दिया गया तो वो कौम क्या बनेगी? अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप देखें टीचर की रेस्पेक्ट होती है, वहाँ इतनी रेस्पेक्ट प्रेसिडेंट की नहीं होती जितनी टीचर की रेस्पेक्ट होती है। लेकिन आजकल आपने देखा टीचर का क्या स्टेटस बनाया हुआ है, गली गली में भटकना पड़ रहा है टीचर को, रेडियो चलानी पड़ रही है रिटायरमेंट के बाद। तो अगर रिटायरमेंट के बाद हमको रेडियो ही चलानी थी तो फिर ये जवानी का इतना बड़ा कीमती ख़जाना हमने लुटाया है आवाम के लिए और सरकार के लिए, तो क्या आवाम इस चीज़ को नहीं देख सकती कि 1600 रुपये पेंशन के इवज़ में ये लोग कैसे गुजारा करेंगे? अपने बुढ़ापे का सहारा ये
किस तरह से हम पूरा करेंगे? 1600 रुपये पेंशन या शेयर मार्केट के हिसाब से जो भी होता है उतार चढ़ाव, उसके हिसाब से जो पेंशन निर्धारित की जाती है, तो कटता कितना है? मंथली जो सैलरी होती है उसमें से कितना कटता है जो जमा होता है वो शेयर मार्केट में? इसमें 1600 ही रुपए नहीं दिए जाते हैं, कभी 1200, किसी के 1100, किसी का 1000, और काटा जाता है इसमें बिल्कुल 25% के हिसाब से। तो परसेंटेज पूरी ज़िंदगी की सैलरी, वो तो 40 से 50 लाख रुपए बनता है पूरे टेनओवर का एक मुलाजम का, चाहे छोटा मुलाजम हो या बड़ा मुलाजम हो, उसका तो करोड़ों के हिसाब से एनपीएस और एनएसडीएल जमा करती है। तो देन हमारी जो कंपनी एनएसडीएल है जिसके अंडर हम हैं अभी, प्राण हमारा जो कटता है तमाम एम्प्लॉयज़ का, तो क्यों हम अपना बेनिफिट किसी शेयर मार्केट को दें? क्यों हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगे? एक एम्प्लॉय तो ड्यूटी करता है। अभी मेरे पुलिस के भाई आपने देखे होंगे, पुलिस का एक मुलाजम कड़ी धूप में चलता है और सड़कों पे भटकता है सर। उस पुलिस वाले को पता है कि वो अपनी यूनिफॉर्म ना खाकी डाल के सड़क पर, वो खाकी डाल के तपती हुई धूप में अपने बच्चे का पेट पालने के लिए चलता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस दर्द भरी कहानी को सुनकर। तो उसके बाद आपने हमको एनएसडीएल को भेज दिया, उसके बाद आपने हमको प्राण और वगैरह वगैरह हमारे शेयर मार्केट्स में लगा दिए। भाई किसने अथॉरिटी दी आपको? हु इज़ द अथॉरिटी? क्यों हमारे पैसे को आप यूज़ करेंगे शेयर मार्केट्स में? हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शेयर मार्केट्स में नहीं लगाना पैसा। हमारे बुढ़ापे का सहारा पेंशन है, पेंशन बहाल होगी, डंके की चोट पर होगी। और जो लोग हमारा साथ देंगे, जो भी पार्टी हमारा साथ देगी, जो पेंशन होल्डर्स हैं, उन तमाम का वोट मैं अनाउंस करता हूँ आज कि हम उसी को देंगे। नहीं भाई, अगर बात करें सरफराज भाई, अगर हम बात करें जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी पहले, जिसको ख़त्म करके जो एनपीएस लाया गया है, तो यही स्कीम जिस तरह से सरकारें जो हैं बड़े बड़े लाभ इसके गिनवा रही थी, वो सरकारें जो अब खुद के जो मंत्रीज़ हैं, जो एमएलएज़ हैं, उन पे क्यों नहीं लागू करते हैं? सबसे पहले शुरुआत घर से क्यों नहीं की जाती है? तो मैं सबसे बड़ा वेलकम स्टेप इस बात को समझूंगा कि सरकारें सबसे पहले मंत्रियों और संतरियों की, जो मंत्री है ना बड़े बड़े, उनको जो है ओल्ड पेंशन से स्क्रैप करें, ओल्ड पेंशन से उनको निकालें, उनको भी हमारी तरह एनएसडीएल के हवाले करें, और फिर हम लोग चुप रहेंगे, हम घरों में बैठेंगे। अगर वो पूरे हुकूमत, जितनी भी हुकूमतें हैं ना, हुक्मरानों को भी पुरानी पेंशन हटा दें, न्यू पेंशन में सबको लाएं, या तो फिर सबको न्यू पेंशन में लाएं, या तो फिर सबको ओल्ड पेंशन में लाएं। इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो ये जिस तरह से आप नुकसान गिनवा रहे हैं एनपीएस के, क्या कोई महकमा ऐसा भी है, जो कोई मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो इससे बाहर हैं, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा गया है? सर 2010 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको न्यू पेंशन में डाला हुआ है। किसी भी महकमे से? किसी भी महकमे, पुलिस का हो, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब में है, सबको एनपीएस में डाल दिया है और ओपीएस से बाहर निकाला है। हम चाहते हैं कि ओपीएस फिर से बहाल हो जाए, एक पुरअमन माहौल बने। हमारा जो ये किस्म से प्रेशर है ना माइंड के अंदर, जहन में एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है 2010 के बाद, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब इसमें डिप्रेशन के शिकार हैं सर। ऑल द एम्प्लॉयज़ फॉलिंग अंडर एनपीएस आर गेटिंग डिप्रेस्ड डे बाई डे। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील करता हूं आपके माध्यम से। और मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर से, तमाम जो भी एम्प्लॉयज़ फ्रेटर्निटी है, यूनाइट होना हमारी मजबूरी है। हमें मजबूर होकर के यूनाइट होना ही पड़ेगा। आपको किसी का चेहरा पसंद हो ना हो, लेकिन अपने बैनर के नीचे आना पड़ेगा। जब तक ना हम एक बैनर के नीचे आएंगे, यूनाइट होंगे, तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला। तो मैं तमाम एम्प्लॉय से फिर से गुजारिश करूंगा कि जंतर मंतर पर जाने के लिए हमने जो नेक्स्ट कॉल दी हुई है उसके लिए रेडी रहें। सोशल मीडिया से हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे कि हम कब जो जंतर मंतर पर जाकर धरना देने वाले हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ फाउंडर चेयरमैन यूनाइटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन के सरफराज जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।